हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि जो पहले काम दिया गया था आपने कर लिया होगा। हालांकि सारे लोगों ने नहीं किया। जो लोग बच गए हैं वो अपना काम कंप्लीट करके ग्रुप में जो है वो अपने फ़ोटो शेयर कर दे, जिससे हमको पता लग जाए कि आप जो लोग हैं काम कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां हमने पढ़ ली थी। 2 कमियां पढ़ी और भी है, पर 2 से अपना काम चल जाएगा। बुक में भी जो है वो 2 ही दी हुई है और एग्जाम में 2 ही पूछते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं बोर का मॉडल। जब हम आगे पढ़ेंगे तो पहले तो हमें पीछे वाला पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। वो पढ़ा हुआ होना जरूरी है, तभी तो पता लगेगा कि बोर ने क्या नया अपडेट कर दिया। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मॉडल पे एक बार वापस चलते हैं। क्या बताया रदरफोर्ड में? रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर किसी भी वर्ताकार पथ में चक्कर काटते हैं। याद रहे, किसी भी वर्ताकार पथ में चक्कर काटते हैं। बोर ने कहा किसी भी नहीं, कुछ विशेष कक्षाएं हैं केवल वो वही चक्कर काटता है। पहली बात तो ये अपडेट का। फिर रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को याद करो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे वर्ताकार पथ में घूमेगा तो वो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा वाला आवेश होता है? 3 पढ़े हमने। स्थिर, फिर एक गतिशील पर त्वरण 0 और एक त्वरित जिसका वेग निरंतर बदलता है। ये घूमने वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है? तीसरा वाला, जिसका निरंतर वेग बदलता है, जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है। और त्वरित आवेश जो होता है वो किस चीज का उत्सर्जन करता है? पीछे वाले वीडियो में बताया गया है, वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है या विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित करता है। तो ये चीज जो थी अपन देख चुके थे। पर बोर मॉडल में कहा गया कि जब वो इन विशेष कक्षाओं में वर्ताकार पथों में चक्कर काट रहा होता है उस वक्त वो ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में नहीं करता। मतलब जो जो बोर ने बोला, जहां जहां बोर गलत, सॉरी, जो जो रदरफोर्ड ने बोला जहां जहां वो गलत हो रहा, बोर उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब बोर ने कैसे करेक्ट किया पूरा देखते हैं। बोर का जब मॉडल पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं बोर मॉडल की अभिग्रहतियां। अभिग्रहतियां क्या होती है? अभिग्रहतियां वो होती है जिनको स्वयं सिद्ध माना जा सकता है। मतलब मैंने आपको कुछ बताया है, मैंने खुद ने उसके ऊपर रिसर्च की, मुझे वो ठीक लगा, मैं श्योर हूँ 100% कि यही सही है, और फिर मैंने आपको बताया कि आप लोग इस चीज को मानिए। ठीक है, अब जब तक कोई मुझे गलत नहीं कर देता तब तक मैं ही सही हूँ। बस ये होती है अभिग्रहतियां, सामान्य शब्दों में कहें तो बोर ने भी कुछ अभिग्रहतियां दी। मतलब उसने मेहनत की, अपने अनुभव के आधार पर कुछ स्टेटमेंट बनाए परमाणु के बारे में और हमें बताए। ठीक है ना? फिर देखते हैं उसमें कहाँ कहाँ कमी रह गई। पर पहले देखते हैं बोर की अभिक्रिया थी क्या, किसको वो सही मानता था और क्या उसने बताया। लिखने का काम हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। समझने की क्लास ये ज्यादा रहेगी, लिखने का काम बाद में। तो सबसे पहले पहली अभिक्रिया थी बोर की, क्या थी? देखो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। कुछ विशेष, क्या विशेष है वो हम दूसरी विग्रहित में देखेंगे। पर उसने कहा कि जब वो चक्कर लगा रहे होते हैं इन विशेष कक्षाओं में, हर जगह नहीं घूम सकते, स्पेशल जगह बनी हुई है कि वो सिर्फ यहीं घूम सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा, तीसरा यहाँ घूमेगा। कुछ निश्चित कक्षाएं बताई कि वो सिर्फ यहीं घूम सकते हैं और इनमें जब वो घूम रहे होंगे उस दौरान वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे। तो इससे क्या बात सिद्ध होती है कि परमाणु जो है वो स्थायी हो जाता है। कि अगर वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ही नहीं तो उसकी ऊर्जा कम होगी ही नहीं और वो ऐसे घूमते घूमते नाभिक में गिर जाएगा। रदरफोर्ड के मॉडल में कहा था, रदरफोर्ड स्थायित्व को नहीं समझा सका था। तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ विशेष वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, इन्हें स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। और इन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाने के दौरान इलेक्ट्रॉन कभी भी जो है वो ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरणों के रूप में नहीं करता। इस प्रकार परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। एक बात तो ये हो गई, थोड़ा अपडेट। अब हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर वो वर्ताकार पथ में चक्कर काट रहा है, हाँ भले ही वो एक विशेष जगह पर हो, पर अगर वो वर्ताकार पथ पे चक्कर काट रहा है तो वेग तो उसका भी बदल रहा है, क्योंकि हर जगह पे दिशा बदलती है वर्ताकार पथ में, हम ये पहले देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो वो भी त्वरित है, और त्वरित इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फिजिक्स के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ मान के चलेंगे कि पहले ही पॉइंट में बोर की पहली कमी भी सामने आती है कि वो क्यों उत्सर्जन नहीं करेगा। इसका जवाब बोर मॉडल में नहीं दिया गया। अब नेक्स्ट दूसरी बात देखते हैं। फिर उसने कहा कि विशेष कक्षाएं कौन सी है?
तो दूसरे के अंदर विशेष कक्षाओं के बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में ही चक्कर काटता है जहां पर कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्णांक गुणज होता है। h/2 का n गुणा होता है। n क्या है? कोई पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 5। तो h/2 का पूर्णांक गुणज होता है कौन? कोणीय संवेग। गणितीय रूप है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी स्टडी सिलेबस में नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया। अभिक्रिया मतलब उसने प्रूफ करके दे दिया, वो मानता सही है और हमें उसको जो है वो बस पढ़ना है, उसके ऊपर सवाल खड़े नहीं करना फिलहाल तक के लिए। तो पहले ध्यान देना। और ये अभिक्रिया पूछी जाती है एग्जाम में कई बार, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे डेरिवेशंस में ये अभिक्रिया कई बार जो है वो काम आएगी। कोणीय संवेग क्लास 11 पढ़ चुके हैं, जे से निरूपित किया था, याद करें तो, या कुछ किताबों में एल से भी करते हैं पर हमने जे से किया था। तो जे इक्वल टू क्या होता है? आर पी। पी क्या है? संवेग। और संवेग का सूत्र क्या होता है? पी की जगह एम वी। तो पी तो हो गया एम वी और एक बच गया आर, एम वी आर। तो कोणीय संवेग का सूत्र क्या हो गया? एम वी आर। तो हम लिख सकते हैं कि कोणीय संवेग मतलब एम वी आर इक्वल टू क्या होता है? एन h/2 वापस से क्या थी दूसरी अभिक्रिया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है जिनमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्णांक गुणज होता है, मतलब n गुना होता है। मतलब h/2 का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना या n गुना होता है। केवल उन कक्षाओं में ही चक्कर काटता है और उन्हीं कक्षाओं को क्या कहा गया था? स्थायी कक्षाएं कहा गया था। तो उन कक्षाओं का गणितीय रूप सामने आ गया हमारे। फिर बात आती है तीसरी कि अगर इलेक्ट्रॉन विकिरण को उत्सर्जित नहीं कर रहा है इन कक्षाओं में, तो इलेक्ट्रॉन कब करता है? ठीक है ना, क्योंकि उत्सर्जन तो होता है। इलेक्ट्रॉन जब जो है जिस भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जब भी उत्सर्जन करता है विकिरण को, तभी तो हम उन चीजों को देख पाते हैं, तभी तो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम तो लैब में मिला है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम का वो देखा था, लाइमन बामर वो दिखा है, तो वो कहाँ से आया? क्या इसमें तो कर नहीं रहा, तो कब करेगा उत्सर्जन? हम कब उस स्पेक्ट्रम को देख पाएंगे जो वो उत्सर्जित करेगा? तो कब देख पाएंगे स्पेक्ट्रम? उसके लिए भी बताया गया तीसरी अभिक्रिया में कि देखिए, पहली बात तो नाभिक, फिर उसने क्या कहा? कहीं भी नहीं घूम सकता, कुछ विशेष कक्षाएं, ये वो विशेष कक्षाएं हैं कि या तो यहां घूमेगा या यहां घूमेगा, यहां नहीं घूम पाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोणीय संवेग का मान h/2 है और यहाँ पर उसका 2 गुना है, फिर यहाँ 3 गुना है या 4 गुना है। इन ही विशेष कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हर जगह नहीं घूम सकते। इन विशेष कक्षाओं में उत्सर्जन वो कर नहीं रहा। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, यहाँ भी घूम सकता है, आगे भी कक्षा है वहां भी घूम सकता है। ठीक है, बात यह है कि स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन कब होगा, तो उसको समझने के लिए अपन ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में एक छोटे पथ में घूम रहा है, इसकी ऊर्जा कम है, एक एग्जाम्पल 10 जूल। कोई अगर यहाँ घूमे तो उसकी 20 जूल है, कोई यहाँ घूमे तो उसकी 30 जूल है। अगर इस इलेक्ट्रॉन ये अपने 10 जूल की ऊर्जा से ऐसे घूमता चला जा रहा है, ठीक है, रदरफोर्ड ने बोर ने बोला कि ये विकिरण का उत्सर्जन घूमने के दौरान नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, मान लेते हैं उसके मॉडल के अनुसार। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी गई, बोर मॉडल में कहा गया है अगर इसको ऊर्जा दी गई, जैसे कि ये 10 जूल है, इसको मैंने 5 जूल की ऊर्जा दी, तो इसकी ऊर्जा कितनी हो गई? 15 जूल। तो क्या ये ऊर्जा पाकर ऐसे उत्तेजित अवस्था में यहां आ जाएगा? यहां नहीं आ सकता। यहां घूमने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 20 जूल। मतलब वो वहीं घूमता रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं कहूं यहां घूम सकता है, वो तो नहीं घूम सकता। बोर के मॉडल में बता दिया गया कि विशेष कक्षाओं में ही घूमेगा, या तो यहाँ घूमेगा या यहाँ घूमेगा, बाकी कहीं नहीं घूमेगा। तो फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो घूर्णन कर रहा है, मान लीजिए इसको, ये गैप कितना है? 10 जूल का गैप है, यहाँ 10 जूल है और यहाँ 20 है और यहाँ 30 है। अगर इसको मैंने 10 जूल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ आ जाएगा। अब उसकी ऊर्जा कितनी हो गई? 20 जूल। नैनो सेकंड में इलेक्ट्रॉन वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, मूल अवस्था में। तो अगर ये 10 जूल की ऊर्जा लेकर ऊपर गया है, तो अभी 20 जूल का है यहाँ पे। अगर इसको यहाँ वापस आना है, मतलब उस जगह पे आना है जहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी? 10 जूल। तो उस 20 जूल वाले को कितनी ऊर्जा को छोड़ना पड़ेगा? 10 जूल को त्यागना पड़ेगा। वो 10 जूल छोड़ देगा तो उसकी ऊर्जा वापस 10 जूल हो जाएगी, वो वापस आ जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं 20 जूल की ऊर्जा देता हूं,
तो 10 इसकी है, टोटल होगी 30, मान लीजिए वो यहाँ आ गया। सिंपल वे में समझ रहे हैं, ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ कोई एक्चुअल नहीं है, समझने का तरीका है बस। तो ये 10 जूल है, यहाँ पे इसको 20 दिया तो इसका हो गया 30, तो ये यहाँ पर आ गया। पर जब ये यहाँ आएगा वापस अपनी जगह पे, तो 30 वाले को 10 में आना है, कितना छोड़ना पड़ेगा? 20 जूल की ऊर्जा को छोड़नी पड़ेगी। ये 20 जूल की ऊर्जा को छोड़ देगा। अगर ये 20 से 10 में आया तो ये 10 जूल की ऊर्जा को छोड़ देगा। 40 से अगर इधर आया तो वो 30 जूल की ऊर्जा को छोड़ देगा। तो जब वो ऊर्जा को छोड़ेगा तो ऊर्जा कौन सी होगी? वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा को छोड़ेगा। तो बोर ने अपने तीसरे विग्रह में बताया कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है एक निश्चित अमाउंट में, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी ऊर्जा मिली वो उत्तेजित हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। वो रदरफोर्ड मॉडल में हो सकता है, क्योंकि रदरफोर्ड में तो यहाँ भी कक्षा है, थोड़ी सी ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी कक्षा, यहाँ भी कक्षा, यहाँ भी कक्षा, कहीं घूम सकता है। उसने ये कहा था, यही तो दिक्कत थी उस मॉडल में, इसीलिए तो वो स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 10 जूल का है, अगर इसको एक निश्चित अमाउंट के अंदर ऊर्जा इसको मिले तो ये कहाँ आ जाएगा? 20 जूल पे आ जाएगा। और जब ये पुनः अपनी वास्तविक कक्षा में प्रवेश करेगा तो इसको ऊर्जा छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। और जब वो ऊर्जा को छोड़ेगा तो वो किसके रूप में छोड़ेगा? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का त्याग करेगा। तो सिंपल सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि बोर ने कैसे बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा? तो हम कहेंगे जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा की अवस्था से निम्न ऊर्जा की अवस्था में संक्रमण करेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में करेगा। तो ये हो गई हमारी जो है वो बोर मॉडल की 3 अभिग्रहियां। पहले हम इनको लिखेंगे, उसके बाद में हम बोर मॉडल के अंदर डेरिवेशंस में चलेंगे। ध्यान दीजिए, हेडिंग डालिए बोर की अभिग्रहियां। देखिए, बोर की अभिक्रिया, पहले मेन हेडिंग तो क्या हो जाएगी? परमाणु का बोर मॉडल, उसके अंदर जो है वो सब हेडिंग डालेंगे अपन बोर की अभिग्रहियां। इसमें पहला पॉइंट, 3 पॉइंट लिखेंगे अपन। पहला पॉइंट ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। लिखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में चक्कर काटता है तथा इन कक्षाओं में वह विकिरण उत्सर्जित नहीं करता, जिसके कारण परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। खड़ी पाई, इन विशेष कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। इन विशेष कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। खड़ी पाई। अब सुनिए, एक चीज जो बताना भूल गया वो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो वहां कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल। वृत्तीय गति में सदैव अभिकेंद्रीय बल आता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे इतना लिखने के बाद कि अगर ये है नाभिक, ये धनावेशित, पूरा धनावेश इसके पास, ये हो गया हमारा नाभिक, और ये हो गई कोई एक विशेष कक्षा, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये खींचेगा, पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये इधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आया तो ये इधर। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, वृत्तीय पथों में गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक की तरफ ऐसे आकर्षित हो रहा है, पर ऐसे घूम रहा है, वर्ताकार पथों में घूम रहा है। इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान है, इसलिए नाभिक के अंदर गिरेगा नहीं। देखो, नाभिक के अंदर रदरफोर्ड में कहा था कब गिरेगा कि अगर वो सॉरी उसकी कमी थी कि धीरे धीरे ये घूमता है तो क्या होता है? ये त्वरित होता है, त्वरित होने के कारण ये विकिरणों को उत्सर्जित करता है, जैसे इसकी ऊर्जा में कमी है फिर नाभिक में गिर जाता है।
पर बोर ने क्या कहा, ये स्थायी कक्षा है, इसमें घूमने के दौरान ये जो है वो ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करेगा। अगर ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करेगा तो ये जो है वो मामला बिल्कुल सही से चलता रहेगा और नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेगा, जैसा रदरफोर्ड के मॉडल में कमी में था, वो कमी दूर हुई यहाँ पे। चलो हमें तो इसकी गणितीय विवेचना करनी है कि अगर ये वर्ताकार पथ में घूम रहा है तो यहाँ अभिकेंद्री बल कौन है, दो आवेशों के बीच में। वापस से थोड़ा सा मैं 11th की तरफ जा रहा हूं। हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है, सन, सूर्य, और ये हो गई हमारी अर्थ जो इसके चारों ओर चक्कर काट रही है। सूर्य का द्रव्यमान ज्यादा होता है इसलिए सूर्य अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। सेम कंडीशन, अर्थ यहाँ होगी तो ये खींचेगा, उसमें भी तो ऐसे वर्ताकार पथ में जो हमारी अर्थ होती है वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है, और जिस बल की दिशा केंद्र की तरफ होती है उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कौन होता है, अभिकेंद्रीय बल का कोई मेन कोई एक विशेष बल नहीं है कि इसी को अभिकेंद्रीय बल बोल सकते हैं। कोई भी बल जिसकी दिशा वर्तीय पथ में केंद्र की तरफ होती है वो भी केंद्रीय होता है। अभी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो है वो अर्थ सूर्य की तरफ ऐसे आकर्षित हो रही है, केंद्र की तरफ दिशा किसके, गुरुत्वाकर्षण की। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अभिकेंद्रीय बल है। सुनना यहाँ पे mv²/r, ये किसका सूत्र, अभिकेंद्रीय बल का। अब अभिकेंद्रीय बल कौन है, बराबर में लिखो, यहाँ कौन है अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का क्या सूत्र था, g, एक का द्रव्यमान m1 दूसरे का द्रव्यमान m2, तो ये था m1m2/r²। ये था गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर, ये पूरा का पूरा आ चुका है कि अभिकेंद्रीय बल कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ यहाँ भी घूम रहा है। अभिकेंद्रीय बल कौन है, स्थिर विद्युत बल। दो आवेशों के बीच में धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे में आकर्षित हो रहा है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल बोल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल मतलब mv²/r इक्वल टू क्या है, विद्युत बल का सूत्र, गुरुत्वाकर्षण बल का तो क्या है, g कांस्टेंट, फिर इन दोनों का द्रव्यमान और बट्टा में r², r इन दोनों के बीच की दूरी। ऐसा ही इसमें भी, इसमें g क्या था कांस्टेंट, इसमें क्या होता है कांस्टेंट k। m1 और m2 दोनों के द्रव्यमान थे, इसमें q1 और q2 दोनों का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लो q1 और नाभिक का आवेश ले लो q2, या इसका q1 ले लो इसका q2, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उसमें दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल था वैसे इसमें दोनों आवेशों का गुणनफल है। फिर बटा बीच में दूरी कितनी r, तो r का स्क्वायर, बिल्कुल सही। ध्यान रहे गुरुत्वाकर्षण वाले बल का सूत्र क्या होता है, Gm1m2r², और दो आवेशों के बीच में जिसको स्थिर विद्युत बल कहा जाता है उसका सूत्र क्या होता है, जैसे G कांस्टेंट वैसे इसमें K कांस्टेंट, m1 और m2 वैसे इनका आवेश, इसका चार्ज q1 और q2, आवेश मतलब चार्ज q1 और q2, जैसे दो द्रव्यमान वैसे इसमें दो चार्ज, बीच में उसमें भी दूरी का स्क्वायर, इसमें भी दूरी का स्क्वायर, सेम, थोड़ी सी चीज अलग। अब g क्या था, कांस्टेंट, कुछ वैल्यू थी, ये क्या है कांस्टेंट, इसकी भी कुछ वैल्यू है, बस फर्क इतना सा था कि ये जो है वो माध्य पे निर्भर नहीं करता, मतलब g जो है वो एक सार्वत्रिक नियतांक है, हर जगह एक ही रहता है। k में ऐसा नहीं है, इन दो आवेशों के बीच में अगर कुछ आ जाए तो बल का मान बदल जाता है, इस k का मान जो है वो बदल जाता है, बल भी बदल जाता है। तो चलो हम ऐसे कोई अभी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर में इस फॉर्मूले की डिटेल स्टडी आएगी, मुझे बस याद दिलाना था, कंपेयर करना था कि ऐसी चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमने पढ़ा है। अब दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल ये होता है k q1 q2/r²। k क्या है, k एक कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। पहली बार पढ़ रहे हैं आप, ध्यान से सुने, मैं क्या पढ़ रहा हूं, 4 जानते हैं, पाई जानते हैं, एप्सिलॉन0 क्या पढ़ रहा हूं मैं इसको, एप्सिलॉन कांस्टेंट, जैसे ये पाई है इसका नाम है, वैसे ये भी एक कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन। अब ये क्या होती है पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको निर्वात की चुंबकीयशीलता बोलते हैं अपन, पर अभी हम संकेत का नाम लेंगे सिर्फ, ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन। वैल्यू होती है इसकी, बिल्कुल इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, और पीछे इसकी यूनिट जो भी होती है वो फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14, 4 भी एक कांस्टेंट है, इन सब की वैल्यू रखो, आंसर आता है 9 × 10⁻9 यूनिट। तो k की वैल्यू कितनी है,
9 इंटू 10⁹, 9 गुणा 10 की घात 9 इकाई। अब ये वैल्यू सिर्फ निर्वात के लिए है, तो घबराने की जरूरत नहीं। इस पूरे चैप्टर में हम निर्वात समझ के ही जो है वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब फिर से वापस, अगर आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो k की वैल्यू क्या रखें, 1/4πε0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और नीचे छोटा सा जो जीरो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं नॉट, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ लिख दिए, आप याद रख सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट चैप्टर में ये याद हो जाती है, कई बार यूज होता है। अब अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो इस k की जगह पर या इस पूरे की जगह पर आप 9 इंटू 10⁹ यूज कर सकते हैं। तो डेरिवेशंस के दौरान k की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1/4πε0। ठीक है, वापस से आता है बोर की हम पहले अभिग्रहित लिख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता है, जिसके अंदर वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। अब वर्ताकार पथ में जो आवश्यक अभिकेंद्री बल होता है, घूमने के लिए जो अभिकेंद्री बल चाहिए, वापस से बना देते हैं इसको अच्छे से। ये क्या हो गया, नाभिक, इसके चारों ओर वो विशेष पथ, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ खींचा जा रहा है, दूरी बीच की आर, जो केंद्र की तरफ है वो क्या है, अभिकेंद्रीय बल है। तो यहां पर जो है वो अभिकेंद्रीय बल कौन है, तो हमने कहा दो आवेशों के बीच में जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत, और ये आकर्षण है, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण है, तो आकर्षण बोल रहे हैं इसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल कौन है, स्थिर विद्युत बल है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र mv²/r, v जो भी इसकी चाल है वो है, m जो भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो है, r क्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, अब अभिकेंद्रीय बल कौन होता है, कि इन दोनों के बीच में आकर्षण बल है, उसका सूत्र क्या है, हमने बताया था k q1q2/r²। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना होगा, थोड़ा सा इस साइड में देखें, k क्या है, वापस से याद दिला रहा हूं, 1/4πε0। q1 और q2 क्या है, q1 और q2 क्या है, q1 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बता देते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, सी से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है और प्रोटॉन का प्लस में होता है, पर दोनों की वैल्यू यही है, जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना ही प्रोटॉन का है। इलेक्ट्रॉन का माइनस में लेते हैं और प्रोटॉन का हम प्लस में लेते हैं। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश की बात नहीं करेंगे, हम दोनों को जो है वो इसी नंबर से लिखेंगे, माइनस प्लस का यूज यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, हम इनका मापांक लेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों का आवेश कितना इतना। अब ये नंबर में लिख के बार बार हम क्या लिखते हैं, सिर्फ ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। प्रोटॉन का क्या, उसका भी उतना ही, बस प्रकृति विपरीत होती है, एक का नेगेटिव होता है, एक का पॉजिटिव होता है, दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि Q1 और Q2 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और एक नाभिक का आवेश है। Q1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, E, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाभिक में कितना आवेश है, नाभिक में कितने प्रोटॉन है वो तो हम नहीं जानते, यहाँ तो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन तो आवेश E। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं 2E लिखता, पर फिलहाल एक ही है, हम उसी को पढ़ रहे हैं। अब दूसरा, नाभिक में कितने प्रोटॉन है, कितना आवेश है, अब वो तो डिपेंड करता है कि नाभिक किसका है, हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो हम हाइड्रोजन का होता तो हम क्या लिख देते, ई, प्रोटॉन का भी होता ही होता है। अगर ये हीलियम का नाभिक होता तो यहाँ क्या लिखा जाता, 2E। अगर ये लिथियम होता तो यहाँ क्या लिखा जाता, नाभिक के अंदर कितना आवेश होता, 3E, 3 प्रोटॉन होते, एक का आवेश प्रोटॉन का E, तो 3 प्रोटॉन का आवेश 3 है। पर अभी यहाँ को निश्चित तो कर नहीं रही है कौन सा है, ये कोई भी है, मतलब यहाँ पर ये क्या, 3 प्रोटॉनों की संख्या, हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो प्रोटॉन कितने, 2, लिथियम है तो प्रोटॉन कितने, 3, कोई दूसरा है तो प्रोटॉन कितने, Z
Z क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या होगी, ठीक है। तो अब जो भी होगा उसके हिसाब से लिख देंगे कि मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन में Z कितना होता है, प्रोटॉन कितने होते हैं, 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। तो दोनों का आवेश क्लियर हो गया भैया। Q1 और Q2 दो आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक नाभिक आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना E, नाभिक का आवेश कितना Ze, जहां पर Z क्या है, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। सिंपल करते हैं इसको कि K तो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना E, और फिर ये कॉमा Q2 कितना आवेश, सॉरी नीचे लिख देता हूं इसको, Q2 की जगह क्या लिख देंगे Ze। तो ये लाइन कैसे बन गई, mv² इक्वल टू K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आवेश हो गया E और दूसरे का आवेश हो गया Ze डिवाइड बाई r²। सबसे लास्ट लाइन जो है वो हम यहां लिख देते हैं, यहां लिख देता हूं mv²/r इक्वल्स टू क्या क्या हो गया, E और E मल्टीप्लाई होके क्या हो गया E², और यहाँ क्या हो गया Z डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। इसको बड़े डब्बे में बंद करो और ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। ये थी बोर की पहली अभिक्रिया, ठीक है। तो बोर की पहली अभिक्रिया आप जितने लिख चुके हैं उसके नीचे लाइन छोड़कर लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं पीछे पीछे लिखेंगे। लिखिए, वर्ताकार पथ में चक्कर काटने हेतु, वर्ताकार पथ में चक्कर काटने हेतु इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्री बल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्रदान होता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्रदान होता है, खड़ी पाई, लाइन चेंज, और उसके बाद में यहां से लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो जो है वो डायग्राम बनेगा, फिर ये पूरा लिखेंगे और सबसे लास्ट में ये लिखेंगे इक्वेशन 1 तक। यहां तक वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिखिए, फिर हम लिखते हैं बोर की दूसरी अभिक्रिया। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। चलो ध्यान देते हैं दूसरी अभिक्रिया पर। सेकंड पॉइंट डाल देंगे, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट में देखो बोर ने क्या कहा था, वापस याद कीजिए। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान कितना होना चाहिए, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, उसका n गुणा होना चाहिए, ठीक है। कितना, कोणीय संवेग का मान कितना होना चाहिए, n गुणा होना चाहिए, किसका, h/2 पाई। हाँ h क्या है, चलो पहले एक तो कोणीय संवेग का सूत्र हमने अभी निकाला था शुरू में, क्या था, mvr क्या हो गया, nh/2 पाई। ये हो गई समीकरण नंबर दूसरी। हाँ, इसे बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं, इसे बोर का क्वांटम प्रतिबंध कहा जाता है, इस समीकरण को बोल रहा है। अब देखो कौन कौन क्या है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg, याद रखना है। v क्या है, इलेक्ट्रॉन की चाल, वर्ताकार पथ की त्रिज्या, n क्या है, पूर्णांक है एक, जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 सो और हो सकती है। h क्या है, प्लैंक
स्थिरांक, ये कांस्टेंट है। वैल्यू कितनी होती है इसकी 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये सारी चीजें आ गई जो दूसरी समीकरण में। तो पहले लिखेंगे दूसरा पॉइंट, उसके बाद में बोर्ड से देख के आप लिखेंगे। तो लिखिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, खड़ी पॉइंट। ये चीज लिख देंगे। दूसरी अभिव्यक्ति में सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। यहां तक लिखो पॉज करके। अब देखिए तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कब करता है। ढंग से समझें, मैंने पहले से लिख दिया है थोड़ा। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां था, ये नाभिक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा था। ये एक स्थायी कक्षा है, वापस दूसरी स्थायी कक्षा थोड़ी ऊपर है, तीसरी और ऊपर, और इस प्रकार से है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्थायी कक्षा। सामान्य तौर पे इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर काट रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। पर अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ जंप कर जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। तो पहले जहां घूम रहा था वो तो क्या है, स्थायी अवस्था। जब इसको ऊर्जा मिली कि यहां से यहां तक जाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जब उतनी मिली, उससे कम मिलेगी तो नहीं जाएगा। पर यहां से यहां तक जाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जैसे इसको ऊर्जा मिली तो ये चला गया इस कक्षा में। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने स्थायी अवस्था से किस में चला गया, उत्तेजित अवस्था में। या इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हैं कि वो निम्न ऊर्जा स्तर से, पहले ऊर्जा कम थी, जब ऊर्जा मिली तो वो कहाँ चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। परंतु ये यहाँ तक कितने देर ठहरेगा, ये बस कुछ नैनो सेकंड में रहता है। ये अपनी वापस जो स्थायी अवस्था है वो वापस वहां आ जाता है कि ऊर्जा लेकर चला गया, तो ये वापस यहाँ आता है ऊपर से नीचे। तो जितनी ऊर्जा लेकर गया था उतनी ऊर्जा इसको छोड़नी भी पड़ेगी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जितनी ऊर्जा इसने ग्रहण करके ये यहाँ गया था, तो जब ये वापस यहाँ आएगा तो उतनी ऊर्जा इसको वापस छोड़नी पड़ेगी। तो जैसे ही ये क्या होगी, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था से वापस ये स्थायी अवस्था में या उच्च ऊर्जा अवस्था से जब ये निम्न ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करता है तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है फोटोन की फॉर्म में या विद्युत ऊर्जा विकिरण, आप जैसे भी बोल रहे हैं। देखो फोटोन कोई अलग चीज के बारे में जो है वो किसी और चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये वही विद्युत चुंबकीय विकिरण को ही आप एक बार, प्रकाश को ही आप फोटोन समझ लीजिए। जो सनलाइट आती है इसको हम विद्युत चुंबकीय विकिरण भी बोलते हैं, इसको फोटोन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति नाम से चैप्टर जब होगा हमारे पास, तब हम इन चीजों को पढ़ेंगे। हमारे लिए ये ऊर्जा ही है, चाहे फोटोन बोले चाहे कोई बोले। तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जितनी उसने ऊर्जा ग्रहण की थी उतनी की उतनी ऊर्जा को वो जो है वो छोड़ देता है। ठीक है, उत्सर्जित कर देता है फोटोनों के फॉर्म में। और उस ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है, क्या सूत्र है, वो जो फोटोन निकाला या ऊर्जा निकाली उसकी ऊर्जा कितनी होगी, उस ऊर्जा का सूत्र E = h से दिया जाता है। h न्यू क्या है, आवृत्ति, h क्या है, प्लैंक स्थिरांक। हम इसको क्या पढ़ेंगे, न्यू, छोटा सा v जैसे लिखा हुआ है राउंड करके। ठीक है, h न्यू है क्या, ये फ्रीक्वेंसी है। f से भी लिख सकते हैं तो hf, वो भी ठीक है। पर जो है वो बुक वगैरह में और यहाँ पर जो है वो नॉर्मली अपन न्यू ये वाला सिंबल यूज करते हैं तो अपन ये लिखेंगे। तो फोटोन जो निकला उसकी ऊर्जा क्या होगी, E = h न्यू। h तो प्लैंक स्थिरांक जो भी पहले पढ़ा था कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, जब ये फोटोन निकला तो जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, ये वो होगा। अब यहाँ पर अपन एक सूत्र भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पर ये उच्च ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर है En1, और इसकी ऊर्जा कितनी रख देते हैं En2। कि जब ये यहां से यहां आएगा तो कितनी ऊर्जा छोड़ेगा, तो हमने बोला E, उसका सूत्र h न्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है 20 है, यहाँ पर यहाँ 10 है और यहाँ कितना 15,
या 10 और या 15, तो जब 15 वाला 10 में आएगा तो कितना छोड़ेगा? 5। तो इस E की वैल्यू क्या होगी? 15 माइनस 10, मतलब En2 माइनस En1। En2 माइनस En1 किसके बराबर होगा? इस E के बराबर में होगा, या फिर En2 माइनस En1, इसका सूत्र हम क्या दे रहे हैं? h न्यू। ये हो गई हमारी तीसरी अभिग्रहिति और उसके अंदर ये तीसरी समीकरण। न्यू क्या होती है? आवृत्ति। आवृत्ति का सूत्र भी हमें याद होना चाहिए, क्या होता है? c बटा लैम्डा। ये आवृत्ति का सूत्र है, वो भी याद रखना है, c अपॉन लैम्डा, जहां पर c क्या है? प्रकाश की चाल। ठीक है, अब देखो वापस से, जैसे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करेगा, वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा E। सूत्र क्या हो गया उसका? En2 माइनस En1 किसके इक्वल हो जाएगा? E के। वो सिंपल सा लॉजिक कि 15 वाला जैसे 10 में आएगा तो 5 छोड़ेगा, तो 15 माइनस 10 कितना हो गया? 5। उस हिसाब से हमने सूत्र बना लिया और इसको आ गया। तो पहले लिखेंगे, फिर बोर्ड से देख के लिखेंगे। तो लिखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन फोटोनों के रूप में करता है। खड़ी पाई तथा इस ऊर्जा का सूत्र E बराबर h न्यू से दिया जाता है। खड़ी पाई। वीडियो को पॉज करके यहां तक रिटर्न वर्क करेंगे, तीनों अभिग्रहियां।